शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफजा बागों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वजह की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी उमूमन कमरों की 4 दीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हुआ हो और अपने साथ बहुत सा खसो खाशाक बहा लाया हो। गर्मी का जमाना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक जमीन की तपिश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। अभी अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। सड़क पर जहां जहां पानी पड़ा था बुखारात उठ रहे थे। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा 2 मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और इस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहां से तांगे वाले शहर की सवारियां लेकर जाया करते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाने एक ऐसा लुत्फ था जो उसे महीने के शुरू के सिर्फ 4-5 रोज ही मिला करता था, और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। आज खिलाफे मामूल तनख्वाह के 8 रोज बाद उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे। वजह ये थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मैके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूरियां लेकर खा ली थी और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया था। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी। बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी। घर में कुछ ऐसा असासा नहीं था जिसकी रखवाली करनी पड़ती, इसलिए वो आजाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलनी शुरू हुई और उनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट, गर्ज अदना व आला हर दर्जे और हैसियत के क्लर्क थे और इसी लिहाज से उनकी वज़ाक़ता भी एक दूसरे से जुदा थी, मगर बास टाइप खास तौर पर नुमायां थे। साइकिल सवार आधी आस्तीनों की कमीज, खाकी नेकर और चप्पल पहने, सर पर 16 हेड रखे, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी तोंदों वाले बाबू छाता खोले, मुंह में बीड़ी, बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए। इन फाइलों को वो करीब करीब हर रोज इस उम्मीद में साथ ले जाते कि जो गुत्थियां वो दफ्तर के गुलगपाड़े में नहीं सुलझा सके, मुमकिन है घर की यकसुई में उनका हल सूझ जाए। मगर घर पहुंचते ही वो गृहस्थी कामों में ऐसे उलझ जाते कि उन्हें देखने तक का मौका न मिलता और अगले रोज उन्हें ये मुफ्त का बोझ जूं का तूं वापस ले आना पड़ता। बाज मनचले तांगे, साइकिल और छाते से बेनियाज, टोपी हाथ में, कोट कांधे पर, गिरेबान खुला हुआ जिससे बटन टूट जाने पर उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी और जिसके नीचे से छाती के घने बाल पसीने में तितर बितर नजर आते थे। नए रंगरूट सस्ते सिले सिलाए ढीले ढाले बदकता सूट पहने, इस गर्मी के आलम में वेस्कट और नेकटाई कॉलर तक से लैस, कोट की बलाई जेब में 2-2, 3-3 फाउंटेन पेन और पेंसिलें लगाए खरामा खरामा चले आ रहे थे। गो इनमें से ज्यादातर क्लर्कों की मादरी जबान एक ही थी, मगर वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर जबान में बातें करने पर तुले हुए थे। इसकी वजह वो तमानियत न थी जो किसी गैर जबान पर कुदरत हासिल होने पर उसमें बातें करने पर उकसाती है, बल्कि ये कि उन्हें दफ्तर में दिन भर अपने अफसरों से इसी गैर जबान में बोलना पड़ता था और इस वक्त वो बाहम बातचीत करके इसकी मश्क बाहम पहुंचा रहे थे। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे, ऐसे कम उम्र भोले भाले ना तजर्बेकार भी जिनकी अभी मसें भी पूरी नहीं भीगी थी और जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे, और ऐसे उम्र रसीदा जहां दीदा घाघ भी जिनकी नाक पर साल साल ऐनक के इस्तेमाल के बाइस गहरा निशान पड़ गया था और जिन्हें इस सड़क के उतार चढ़ाव देखते देखते 25-25, 30-30 बरस हो चुके थे।
بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا اور کندستروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی پر نالاں نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کوہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جمگٹوں کے پاس ایک ایک دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ ہو گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینے کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لمڈھینک، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا قیمت دریافت کی۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اس سے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت جلدی ہے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی ہرس پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کوئی زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا جب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا یا اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی صحیح لاہ حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آتا چلا گیا۔
मगर संगे मरमर के टुकड़े ने फिर उसके ख्यालों में हलचल डाल दी। मुस्तकबिल के मुतालिक तरह तरह के खुशाइंद ख्यालात हर रोज उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। उठते बैठते, सोते जागते, दफ्तर जाते, दफ्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यहाँ तक कि जब महीना खत्म हुआ और उसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगे मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबुक दस्ती से उस पर उसका नाम कंधा करके कोनों में छोटी छोटी खुशनुमा बेलें बना दी। इस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। जिंदगी में शायद ये पहला मौका था कि उसने अपना नाम इस कदर जली हुरूफ में लिखा हुआ देखा हो। संग तराश की दुकान से रवाना हुआ तो बाजार में कई मर्तबा उसका जी चाहा कि कतबे पर से इस अखबार को उतार डाले जिसमें संग तराश ने उसे लपेट दिया था और उस पर एक नजर और डाल ले, मगर हर बार एक नामालूम हिजाब जैसे उसके हाथ पकड़ लेता। शायद वो राह चलतों की निगाहों से डरता कि कहीं वो उस कतबे को देखकर उसके इन ख्यालात को ना भाप जाएं, जो पिछले कई दिनों से दिमाग पर मुसल्लत थे। घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने अखबार उतार फेंका और नजरें कतबे की दिलकश तहरीर पर गाढ़े धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। भलाई मंजिल में अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। जेब से चाबी निकाली, कुफल खोलने लगा। पिछले 2 बरस में आज पहली मर्तबा उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि उसके मकान के बाहर ऐसी कोई जगह नहीं कि उस पर कोई बोर्ड लगाया जा सके। अगर जगह होती भी तो इस किस्म के कतबे वहां थोड़ा ही लगाए जाते हैं। इनके लिए तो बड़ा सा मकान चाहिए जिसके फाटक के बाहर लगाया जाए तो आते जाते की नजर भी पड़े। कुफल खोलकर मकान के अंदर पहुंचा और सोचने लगा कि फिलहाल इस कतबे को कहाँ रखूं। इसके एक हिस्सा मकान में 2 कोठरियां, एक गुस्ल खाना और एक बावर्ची खाना था। अलमारी सिर्फ एक ही कोठरी में थी मगर उसके किवाड़ नहीं थे। बिलाखिर उसने कतबे को इस बेकिवाड़ की अलमारी में रख दिया। हर रोज शाम को जब वो दफ्तर से थका हारा वापस आता तो सबसे पहले उसकी नजर इस कतबे पर ही पड़ती। उम्मीदें उसे सब्ज बाग दिखाती और दफ्तर की मुशक्कत की थकान किसी कदर कम हो जाती। दफ्तर में जब कभी उसका कोई साथी किसी मामले में उसकी रहनुमाई का जोया होता तो अपनी बर्तरी के एहसास से उसकी आंखें चमक उठती। जब कभी किसी साथी की तरक्की की खबर सुनता, आरजुएं उसके सीने में हेजान पैदा कर देती। अफसर की एक एक निगाहे लुत्फो करम का नशा उसे 8 दिन रहता। जब तक उसकी बीवी बच्चे नहीं आए वो अपने ख्यालों ही में मगन रहा। न दोस्तों से मिलता, न खेल तमाशों में हिस्सा लेता। रात को जल्द ही होटल से खाना खाकर घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब अजीब ख्याली दुनियाओं में रहता। मगर उनके आने की देर थी कि ना तो वो फरागत ही रही और ना वो सुकून ही मिला। एक बार फिर गृहस्थी की फिक्रों ने उससे ऐसा घेर लिया कि मुस्तकबिल की ये सुहानी तस्वीरें रफ्ता रफ्ता धुंधली पड़ गई। कतबा साल भर तक उसी बेकिवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में उसने निहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर इसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई। अब उसके बेटे की उम्र 4 बरस की हो गई थी और उसका हाथ इस बेकिवाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुंच जाता था। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं उसका बेटा कतबे को गिरा न दे, उसे वहां से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। सारी सर्दियां ये कतबा इस संदूक ही में पड़ा रहा। जब गर्मी का मौसम आया तो उसकी बीवी को उसके संदूक से फालतू चीजों को निकालना पड़ा। चुनाचा दूसरी चीजों के साथ बीवी ने कतबा भी निकालकर काट के उस पुराने बक्स में डाल दिया जिसमें टूटे हुए चौखटे, बेबाल के ब्रश, बेकार साबुनदानियां, टूटे हुए खिलौने और ऐसी ही दूसरी और चीजें पड़ी रहती थी। शरीफ हुसैन ने अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज्यादा सोचना शुरू कर दिया था। दफ्तरों के रंग ढंग देखकर वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि तरक्की लतीफा गैबी से नसीब होती है। कड़ी मेहनत झेलने और जान खपाने से कुछ हासिल ना होगा। इसकी तनख्वाह में हर दूसरे बरस 3 रुपए का इजाफा हो जाता, जिससे बच्चों की तालीम वगैरह का खर्च निकल आता और उसे ज्यादा तंगी न उठानी पड़ती। पैदर पे मायूसियों के बाद जब उसको मुलाजमत करते 12 बरस हो चुके थे और उसके दिल से रफ्ता रफ्ता तरक्की के तमाम वलवले निकल चुके थे और कतबे की याद तक जहन से महव हो चुकी थी, तो उसके अफसरों ने उसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुजारी का ख्याल करके
کے उसे 3 महीने के लिए आर्जी तौर पर दर्जा अव्वल के एक क्लर्क की जगह दे दी जो छुट्टी पर जाना चाहता था। जिस रोज उसे ये ओहदा मिला उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने तांगे कभी इंतजार न किया बल्कि तेज तेज कदम उठाता पैदल ही बीवी को ये मुजदा सुनाने चल दिया। शायद तांगा उसे कुछ ज्यादा जल्दी घर ना पहुंचा सकता। अगले महीने उसने नीलाम घर से एक सस्ती सी लिखने की मेज और एक घूमने वाली कुर्सी खरीदी। मेज के आते ही उसे फिर कतबे की याद आई और उसके साथ ही उसकी सोई हुई उमंगें जाग उठी। उसने ढूंढ ढांट के काठ की पेटी में से कतबा निकाला, साबुन से धोया, पोंछा और दीवार के सहारे मेज पर टिका दिया। ये जमाना उसके लिए बहुत कठिन था क्योंकि वो अपने अफसरों को अपनी बरतर कारगुजारी दिखाने के लिए छुट्टी पर गए हुए क्लर्क से दुगना काम करता। अपने मातहतों को खुश रखने के लिए बहुत सा उनका काम भी कर देता। घर पर आधी रात तक फाइलों में गर्क रहता। फिर भी वो खुश था। हाँ, जब कभी उसे उस क्लर्क की वापसी का ख्याल आता तो उसका दिल बुझ सा जाता। कभी कभी वो सोचता मुमकिन है वो अपनी छुट्टी की मियाद बढ़वा ले, मुमकिन है वो बीमार पड़ जाए, मुमकिन है वो कभी आए ही ना। मगर जब 3 महीने गुजरे तो ना उस क्लर्क ने छुट्टी की मियाद ही बढ़वाई और ना बीमार पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी जगह पर आ जाना पड़ा। इसके बाद जो दिन गुजरे वो उसके लिए बड़ी मायूसी और अफसुर्दगी के थे। थोड़ी सी खुशहाली की झलक देख लेने के बाद अब उसे अपनी हालत पहले से भी ज्यादा अबतर मालूम होने लगी थी। उसका जी काम में मतलब न लगता था। मिजाज में आलकस और हरकत में सुस्ती सी पैदा होने लगी। हर वक्त बेजार बेजार सा रहता, न कभी हंसता न किसी से बोलता चालता। मगर ये कैफियत चंद दिन से ज्यादा न रही। अफसरों के तेवर जल्द ही उसे राह रास्त पर ले आए। अब उसका बड़ा लड़का 6ठी में पढ़ता था और अब छोटा 4थी में, और मंझली लड़की माँ से कुरान मजीद पढ़ती, सीना पिरोना सीखती और घर के काम काज में उसका हाथ बटाती। बाप की मेज कुर्सी पर बड़े लड़के ने कब्जा जमा लिया। वहां बैठकर वो स्कूल का काम किया करता। चूंकि मेज के हिलने से कतबा गिर जाने का खदशा रहता था और फिर उसने मेज की बहुत सी जगह भी घेर रखी थी, इसलिए उस लड़के ने उसे उठाकर फिर इसी बेकिवाड़ की अलमारी में रख दिया। साल पर साल गुजरते गए। इस अरसे में कतबे ने कई जगह बदली, कभी बेकिवाड़ की अलमारी में तो कभी मेज पर, कभी संदूकों के ऊपर तो कभी चारपाई के नीचे, कभी बोरी में तो कभी काट के बक्स में। एक दफा किसी ने उठाकर बावर्ची खाने के उस बड़े ताक में रख दिया जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के बर्तन रखे रहते थे। शरीफ हुसैन की नजर पड़ गई। देखा तो धुएं से उसका सफेद रंग पीला पड़ जाता था। उठाकर धोया, पोंछा और फिर बेकिवाड़ की अलमारी में रख दिया। मगर चंद ही रोज में उसे फिर गायब कर दिया गया और उसकी जगह वहां कागजी फूलों के बड़े बड़े गमले रख दिए गए जो शरीफ हुसैन के बड़े बेटे के किसी दोस्त ने उसे तोहफे में दिए थे। रंग पीला पड़ जाने से कतबा अलमारी में रखा हुआ बदनुमा मालूम होता था, मगर अब कागजी फूलों के सुर्ख सुर्ख रंगों से अलमारी में जैसे जान पड़ गई थी और सारी कोठरी दहक उठी थी। अब शरीफ हुसैन को मुलाजिम हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। उसके सर के बाल निस्फ से ज्यादा सफेद हो चुके थे और पीठ में गुद्दी से जरा नीचे खम आ गया था। अब भी कभी कभी उसके दिमाग में खुशहालियों फारिगुल बाली के ख्यालात चक्कर लगाते, मगर अब उनकी कैफियत पहले की सी न थी कि ख्वाह वो कोई काम कर रहा हो तस्वुरात को उड़ा ले जाती। और फिर उसकी बेटी की शादी, लड़कों की तालीम, उसके बढ़ते हुए अखराजात, फिर साथ ही साथ उनके लिए नौकरियों की तलाश। ये ऐसी फिक्रें न थी कि पल भर को भी इस ख्याल को किसी और तरफ भटकने देती। 55 बरस की उम्र में उसे पेंशन मिल गई। अब उसका बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था और उससे छोटा अभी पढ़ रहा था। अपनी पेंशन और लड़कों की तनख्वाहें सब मिल मिला के कोई 150 रुपए माहवार के लगभग आमदनी हो जाती थी, जिसमें बखूबी गुजर होने लगी। अलावा अजी उसका इरादा कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने का भी था, मगर मंदे के डर से अभी पूरा ना हो सका था। अपनी किफायत शारी और बीवी की सलीका मंदी की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां खासी धूमधाम से कर दी थी। इन जरूरी कामों से निमटकर उसके जी में आई कि हज कराए, मगर उसकी तौफीक न हो सकी। अलबत्ता कुछ दिनों मस्जिदों की रौनक खूब बढ़ाई, मगर फिर जल्द ही बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया और ज्यादातर चारपाई ही पर पड़ा रहने लगा।
جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنی باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔